नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन अकेडमी के यूट्यूब पोर्टल पे आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और यूपीएचसीएससी के लिए आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। अभी तो हाल ही में यूजीसी नेट का एग्ज़ाम हुआ है। यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में भी बहुत अच्छे प्रश्न आए थे। दोनों पाली का पेपर अगर देखा जाए तो बहुत ही साधारण प्रश्न था। तो यूपीएचसीएससी के पाठ्यक्रम में जो भी उपन्यास लगे हुए हैं उन उपन्यासों की चर्चा हम लोग लगातार करते चले आ रहे हैं। आपके पाठ्यक्रम में लगे हुए उपन्यासों में आज 2 उपन्यास का वीडियो लेक्चर आप लोगों को मिलेगा। एक तो मिलेगा वयम रक्षाम और दूसरा मिलेगा राग दरबारी। ये राग दरबारी उपन्यास का वीडियो जो आप देखने जा रहे हैं ये तो वीडियो पब्लिश है, ताकि हमारे चैनल पर बहुत सारे व्यूअर्स हैं जो लगातार इंतज़ार करते रहते हैं कि वीडियो कब पब्लिश होगा। दूसरा वीडियो जो वयम रक्षाम का है वो पब्लिश नहीं है। 3 और बचे हुए हैं उपन्यास। एक तो विराटा की पद्मिनी बचा हुआ है, दूसरा मानस का हंस और तीसरा आपका बंटी। ये तीनों उपन्यास कल परसों में करा दिए जाएंगे। और 11 तारीख से कहानी विधा से नया बैच यूपीएचसीएससी का प्रारंभ होने जा रहा है। यूपीएचसीएससी का कहानी विधा से 11 अक्टूबर से नया बैच प्रारंभ होने जा रहा है। 11 अक्टूबर से ही यूजीसी नेट 2023 के लिए भी बैच प्रारंभ है। एडमिशन लगातार जारी है। यदि आप भी एडमिशन लेना चाहते हैं, पेड बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप हमारे इस नंबर पर फ़ोन करके व्हाट्सएप करके फ़ीस और सारी जानकारी ले सकते हैं। इस वीडियो को प्रारंभ करने से पहले बता दें, जो हमारे पेड मेंबर्स हैं जिनका एडमिशन अभी कल हुआ है, परसों हुआ है, आज सुबह में हुआ है, वो सभी लोग ध्यान दें कि कॉपी पेन लेकर बैठें। जो भी चीज़ें पीडीएफ में नहीं हैं, आपको समझाई जाती हैं, आपको बताई जाती हैं, उन्हें ज़रूर लिखते चलें। जैसे प्रेमबदा हैं, रितु हैं, संजीव हैं, घनश्याम, रक्षा राय, विनीता, रागनी, महेंद्र, मोहिनी, सुलोचना, अकरम और कुसुम। इनका एडमिशन जो अभी परसों, कल और आज हुआ है। तो बाकी आप भी जुड़ना चाहें तो आप हमारे इस नंबर पर सारी जानकारी ले सकते हैं। आइए शुरू करते हैं राग दरबारी उपन्यास। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि जो भी विधा आपके पाठ्यक्रम में लगी होती है उस विधा को करने से पहले हम लोग उस विधा के जो रचनाकार हैं उन रचनाकार के बारे में जानते हैं, फिर मूल विधा पर आते हैं। जो राग दरबारी आपके पाठ्यक्रम में लगा है ये रचना श्रीलाल शुक्ल जी का है। ये उपन्यास श्रीलाल शुक्ल जी का है। श्रीलाल शुक्ल जिनका जन्म लखनऊ के अतरौली कस्बे में हुआ। इनके पितामह संस्कृत, उर्दू और फारसी के ज्ञानी थे। इनके पिता संगीत के शौकीन थे। श्रीलाल शुक्ल जी का विवाह गिरिजा देवी से हुआ था। गिरिजा देवी कानपुर की थी। श्रीलाल शुक्ल का व्यक्तित्व अपने आप में ही एक मिसाल थी। वह समकालीन कथा साहित्य में उद्देश्यपूर्ण व्यंग लेखन के लिए विख्यात साहित्यकार थे। स्वतंत्रता के बाद के भारत के ग्रामीण जीवन की मूल्यहीनता को प्रस्तुत करने वाला जो उपन्यास राग दरबारी आपके पाठ्यक्रम में है उसके लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। श्रीलाल शुक्ल का प्रथम उपन्यास कौन सा है, ऐसा भी कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो उनका जो प्रथम उपन्यास है वह है सूनी घाटी का सूरज। सूनी घाटी का सूरज उनका पहला उपन्यास है। और इस सूनी घाटी का जो सूरज है, इस उपन्यास में प्रतिभा संपन्न निर्धन छात्र की संघर्ष गाथा का चित्रण श्रीलाल शुक्ल ने सूनी घाटी का सूरज में किया है। तो इसे आप लोग जरूर ध्यान रखें। जो भी यहाँ पर आपके पाठ्यक्रम में चीज़ें हैं, जो आपके पाठ्यक्रम में उपन्यास हैं, उसके अलावा उस उपन्यासकार के और कौन से उपन्यास हैं, उन उपन्यासों पर भी आपकी संक्षिप्त जानकारी जरूर होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं अज्ञातवास। इनका जो दूसरा उपन्यास है वो है अज्ञातवास, जिसमें मुख्य पात्र आप देखेंगे तो मुख्य पात्र रजनीकांत हैं, जो गांव के होकर भी गांव के बारे में नहीं जान सकते हैं। वहीं इन्हीं के विपरीत, रजनीकांत के विपरीत गिरिजा शुक्ला हैं, जिनका विवाह होता है और विवाह होने के बाद पहली बार गांव में आती हैं और गांव के बारे में सारी चीज़ें, एक एक चीज़ें समझ में उनके आ जाती हैं। यानी कहने का मतलब कि अज्ञातवास में एक व्यक्ति के अपनी दिवंगत पत्नी के प्रति
क्रूर होने और पश्चाताप करने का चित्रण है। कौन है पति? रजनीकांत। कौन है पत्नी? गिरिजा शुक्ला। तो किसके प्रति क्रूर? पत्नी के प्रति क्रूर व्यवहार। क्रूर और पश्चाताप करने का जो चित्रण है वो इस अज्ञातवास में है। वहीं राग दरबारी जो कि अभी आप पढ़ेंगे, सीमाएं टूटती हैं। सीमाएं टूटती हैं में आप देखेंगे तो इसमें एक परिवार है, उस परिवार के टूटने की बात होती है। एक परिवार के टूटते बनते जटिल संबंधों की कथा है। परिवार में के मुखिया दुर्गादास पर हत्या का आरोप लगता है, उन्हें जन्म कैद की सजा हो जाती है। उसके बाद उनके परिवार के सदस्य जो है राजनाथ है, तारानाथ है, चांद है, नीला है, इनका व्यवहार जो होता है वह सब असामान्य हो जाता है। इस परिवार की कथा बृहत्तर समाज से जुड़कर आज की जिंदगी के अव्यवस्थित उलझाव का चित्र उपस्थित करती है। वहीं जो मकान उपन्यास है, इस मकान उपन्यास में आप देखेंगे कि जो मकान उपन्यास है, नगर निगम के असिस्टेंट अकाउंटेंट श्री नारायण बंदोपाध्याय एक उच्च कोटि के सितार वादक हैं और वे अपने लिए एक मकान अलॉट कराना चाहते हैं। नगर निगम का अधिकारी उनकी कला की प्रशंसा करता है, मुस्कुराता है, उन्हें चाय पिलाता है, लेकिन मकान उनका अलॉट नहीं करता है। महीनों की दौड़ धूप के बाद उन्हें मकान मिलता है, लेकिन वह उनके अपने प्रयासों से नहीं बल्कि स्वामी शांतानंद जी की सिफारिश से। नारायण बंदोपाध्याय अपने मकान में जा भी नहीं पाते कि उनकी मृत्यु हो जाती है। यानी विडंबना यह है कि उनके मरने के बाद उनका स्मृति दिवस मनाया जाता है, उन्हें उस्ताद विलायत खां, पंडित रविशंकर के स्तर का कलाकार घोषित किया जाता है। तो इस उपन्यास में वर्तमान प्रशासकीय व्यवस्था की जड़ता को उजागर करने का प्रयत्न किया गया है मकान में। वहीं पहला पड़ाव आप देखेंगे तो इसमें बड़े शहरों में भवन निर्माण में संलग्न मजदूरों के शोषण का चित्रण किया गया है। पहला पड़ाव में यानी गांवों से आकर शहरों में मकान बनाने वाले जो मजदूर हैं, उन मजदूरों की जिंदगी का यथार्थ चित्र खींचा गया है पहला पड़ाव में। वहीं विश्रामपुर का सन, इसमें सत्तालोलुप राजनीतिक पुरुषों के सद्दम और पाखंडपूर्ण चरित्र का अंकन हुआ है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखना है। कुछ इसी तरीके का प्रश्न परीक्षा में भी पूछ लिया जाता है। तो जो आपके पाठ्यक्रम में उपन्यास लगे हैं या जो कहानियाँ लगी हुई हैं या जो नाटक हैं, निबंध हैं, तो उसके रचनाकार कौन है और उस रचनाकार की और कौन कौन सी रचनाएं हैं, उन पर प्रश्न पूछा जाता है। बाय द वे, अगर मैं आपसे यही प्रश्न करूं कि पहला पड़ाव, इतना तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन अगर ये आपसे बात करें कि श्रीलाल शुक्ल का कौन सा उपन्यास है जो कई भागों में विभक्त है, अध्याय नहीं भाग में विभक्त है, तो वो होगा उत्तर आपका पहला पड़ाव। पहला पड़ाव में कुल भागों की संख्या कितनी है या कुल अध्यायों की संख्या कितनी है, बताइए कितने लोगों को पता है? आप लोगों में से जितने हमारे व्यूवर्स हैं, जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी लोगों ने, मुझे उम्मीद है कि श्रीलाल शुक्ल को पढ़ा होगा। बताइए श्रीलाल शुक्ल का जो पहला पड़ाव उपन्यास है उसमें कुल भागों की संख्या कितनी है और कुल अध्यायों की संख्या कितनी है? इन दोनों प्रश्न का उत्तर आप कमेंट करके बताइएगा, या फिर मैं बताऊं आपको? क्यों प्रेम, बताएंगे आप लोग? संजीव, रितु, घनश्याम, रक्षा राय, विनीता, रागिनी, बताइए आप लोग बताएंगे? चलिए मैं आपको बताता हूं, लेकिन ध्यान रहे आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है कि मेरे बताने से पहले आपको ये चीज़ें पता थी या नहीं पता थी। कमेंट करके ज़रूर बताना है, क्योंकि जब तक कमेंट नहीं करते हैं आप लोग, तब तक ये नहीं क्लियर होता है कि आप कितनी लगन के साथ इस वीडियो को देख रहे हैं। जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं सभी से मैं यही कहता हूँ कि आप लोग कमेंट ज़रूर करें, अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर व्यक्त करें।
हमारे यहाँ एक एक पॉइंट समझाया जाता है, एक एक पॉइंट कराया जाता है कि कोई भी प्रश्न परीक्षा में ना छूटे। ऐसे नहीं 100% की गारंटी मैं ले लेता हूँ कि आपको क्वालिफाई करने भर का प्रश्न परीक्षा में हमारे नोट से ही मिलेगा। यही कारण है कि एक एक तथ्य आप लोगों को समझाया जाता है। भाई सुबह PDF देते हैं, उसी टॉपिक पर जो ये लेक्चर आप देख रहे हैं ये लेक्चर मिलता है, फिर इसी पर आधारित रात में 9 बजे लाइव कक्षा में प्रश्नोत्तरी कराई जाती है। कुछ लोग डेमो के लिए कहते हैं, जब एडमिशन का समय होता है सर डेमो दे दीजिए। भाई हमारे यहाँ स्पेशल कोई एक डेमो नहीं होता है। ये वीडियो इसीलिए पब्लिश किया गया, जो आप लोग देख रहे हैं आप डेमो ही समझ सकते हैं। भाई डेमो है क्या चीज़, आप देखिए, चीज़ों को समझिए, इसी तरीके से आपको सारे लेक्चर मिलेंगे। तो पहला पड़ाव जो है, इस पहला पड़ाव में कुल भागों की संख्या 3 है। पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग। अब अगर अध्यायों की बात करें तो पहला पड़ाव के पहले भाग में 6 अध्याय है, दूसरे भाग में 7 अध्याय है, तीसरे भाग में भी 7 अध्याय है। यानी कुल अध्यायों की संख्या है 20 और कुल भागों की संख्या है 3। जरूर बताइएगा कि आपको पता था या नहीं। इसके अलावा इनकी और भी रचनाएं, जैसे आदमी का जहर, राग विराग, ऐसे बाल साहित्य है बब्बर सिंह और उसके साथी। कहानी संग्रह इनका देखेंगे तो यह घर मेरा नहीं है, सुरक्षा तथा अन्य कहानियाँ, इस उम्र में, 10 प्रतिनिधि कहानियाँ, ये सारी कहानी संग्रह हैं। वहीं व्यंग और निबंध संग्रह कुछ इस प्रकार हैं, जैसे अंगद के पाँव, ये इनका प्रथम व्यंग रचना है या व्यंग संग्रह कह सकते हैं। लेकिन वैसे अगर हम व्यंग की बात करें तो 1963 ईस्वी में पहली व्यंग रचना इनकी अगर हम बात करें तो वह धर्मयुग प्रकाशित हुई थी। धर्मयुग प्रकाशित, ये तो संग्रह है, प्रथम व्यंग संग्रह है ये अंगद के पाँव। धर्मयुग था पहला, जो शिक्षा के क्षेत्र में व्याप्त विसंगतियों पर आधारित है। धर्मयुग। अब ऐसे भी प्रश्न परीक्षा में पूछा जा सकता है कि श्रीलाल शुक्ल का शिक्षा पर व्यंग या शिक्षा के क्षेत्र में व्याप्त विसंगतियों पर व्यंग किन रचनाओं में है? तो आपका हो जाएगा अंगद के पाँव में भी है, धर्मयुग में भी है और राग दरबारी में भी है। आप देखते हैं 1 2 3 4 करके आप तो प्रश्न पूछे जाते हैं कि 1 2 सही है, 2 3 सही है, 1 3 सही, 1 2 3 सही है, या 1 2 3 4 सही, कुछ इस तरीके के प्रश्न आते हैं। तो 1963 में प्रकाशित उनकी पहली रचना धर्मयुग शिक्षा के क्षेत्र में व्याप्त विसंगतियों पर व्यंग किया गया है। और इसी धर्मयुग का विस्तार आप देखेंगे कि अंगद के पाँव में भी और राग दरबारी रचना में भी इन्होंने किया है। उसके अलावा यहाँ से वहाँ मेरी श्रेष्ठ व्यंग रचनाएं, उमराव नगर के कुछ दिन, कुछ जमीन में कुछ हवा में, आओ बैठ लें कुछ देर, अगली शताब्दी के शहर, जहालत के 50 साल, खबरों की जुगाली, ये सब इनका व्यंग संग्रह है। इनकी आलोचनात्मक रचना है अज्ञेय, कुछ राग और कुछ रंग। इन्होंने 2 निबंध लिखे, भगवती चरण वर्मा और अमृतलाल नागर। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए जो जो चीज़ें आपको महत्वपूर्ण बताई जाती हैं उस पर विशेष ध्यान होना चाहिए, क्योंकि UGC नेट की परीक्षा बहुत सारे लोगों ने, जिन लोगों ने दिया, जितने भी हमारे पेड मेंबर्स थे, वीडियो पब्लिश है वो तो देख ही रहे होंगे। कई सारी बातें आपको हंसी में ऐसे ही बताई जाती थी कि इसको भी ध्यान रखिएगा। और ये परीक्षा में पूछा जा सकता है कुछ इस तरीके का, ऐसे घुमाकर प्रश्न पूछा जा सकता है। और उससे 5-6 प्रश्न ऐसे ही मिले हैं जो कहीं मैंने लिखाया नहीं है, सिर्फ आप लोगों को लाइव कक्षा में बताया गया था। और ऐसे लोगों के कथन और कथन के अनुसार जो आप लोग कहते रहते हैं, बीच में कमेंट करते हैं, बोलते हैं, उसी पर मैंने आप लोगों को बताया था। तो ये सारी चीज़ें जरूर आप लोग ध्यान रखें। इनका संस्मरण है कुछ साहित्य चर्चा भी। अब उसके बाद आ जाते हैं राग दरबारी उपन्यास पर, जिसका प्रकाशन 1968 में हुआ। 1968 में राग दरबारी का प्रकाशन हुआ है। इसमें कुल अध्यायों की संख्या आप देखेंगे तो इसमें कुल अध्यायों की संख्या है 35।
अब राग दरबारी उपन्यास से एक प्रश्न कुछ इस तरीके का भी पूछा जा सकता है आप लोगों से कि कितने वर्षों में इन्होंने लिखा है। राग दरबारी उपन्यास कितने वर्षों में लिखा गया। तो राग दरबारी की जब आप प्रस्तावना पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा कि इसका लेखन कार्य 1964 ईस्वी में लेखन कार्य प्रारंभ हुआ और 1967 ईस्वी में जाकर पूरा हुआ और 68 में इसका प्रकाशन हुआ। 3 वर्षों में यह जाकर कंप्लीट हुआ है। यानी राग दरबारी उपन्यास श्रीलाल शुक्ल ने कितने वर्षों में लिखा, तो 3 वर्षों में लिखा। तो कुछ इस तरीके का भी प्रश्न परीक्षा में आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो इस पर भी आपको ध्यान देना है, जो भूमिका होती है, जो प्रस्तावना होता है, उस पर भी ध्यान रखें और वहां से भी परीक्षा में प्रश्न बनते हैं। इसमें चित्रित जो गांव है वो चित्रित गांव है शिवपालगंज। इसका जो विषय है वो देश की शिक्षा व्यवस्था की दुर्गति का चित्रण है, न्याय की स्थिति का चित्रण है, बेशर्मी के साथ बेईमानी का चित्रण, जमींदारी प्रथा के प्रभाव की कमी, राजनीति में भ्रष्टाचार, गांवों में आपसी रंजिश, ये सारी चीज़ राग दरबारी उपन्यास में बताया गया है। वैसे राग दरबारी उपन्यास के 35 अध्याय के बाद आप देखेंगे कि उपन्यास के अंत में पलायन संगीत है। अब पलायन संगीत में क्या है, ये सारी चीज़ें अभी आपको आगे पूरा विस्तृत बता रहे हैं। वैसे राग दरबारी का संक्षिप्त आप जान लीजिए पहले, फिर आगे बढ़ते हैं। इसका संक्षिप्त ये है कि इसमें आप देखेंगे कि आदर्शवाद और यथार्थवाद के बीच खिंचातान का चित्रण इसमें किया गया है। शहर का पढ़ा हुआ नौजवान रंगनाथ जब किताबी आदर्श को लेकर गांव पहुंचता है तो उसे हर एक संस्था भ्रष्ट लगती है। उसे गांव में पीढ़ियों का संघर्ष नजर आता है और उस गांव में वैद्य जी हैं। वैद्य जी रूपी आकाश के नीचे बहुत ऐसे लोग हैं जो पल बढ़ रहे हैं, जैसे प्रिंसिपल हैं, सनीचर हैं, गयादीन हैं, बद्री पहलवान हैं, रूपन बाबू हैं, छोटे पहलवान हैं, ये सारे लोग हैं। वहीं कॉलेज की शिक्षा राजनीति भी उखाड़ पछाड़ और कूटनीति के दांव पे चलते हैं। वैद्य जी के ज्येष्ठ पुत्र बद्री पहलवान के चेले छोटे पहलवान, परिवार का जो सेवक है सनीचर, ये सब अपने समस्त विरोधियों को पराजित कर देते हैं और खन्ना, मालवीय, रूपन सभी न्यूनाधिक रूप से मुंह खाते हैं। रंगनाथ जो शहर का पढ़ा हुआ नौजवान है, रंगनाथ जब वहाँ पर पहुँचता है, ये सारी चीज़ें वहाँ की देखता है, तो रंगनाथ हर समय यही कोशिश करता है कि कैसे इस व्यवस्था को सुधारा जाए। और जब वो देखता है अन्याय के खिलाफ लड़ने वालों का पलड़ा कमज़ोर है, तो उसने उन लोगों की तरफ से आवाज़ उठाने की कोशिश की और उनको अप्रत्यक्ष रूप से बेईमानी के विरुद्ध लड़ते रहने के लिए उकसाया भी। लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद वो देख रहा है कि इसको बदल पाना मुमकिन नहीं है। तब वो गांव छोड़कर जाने का फैसला कर लेता है। गांव छोड़कर जब चले जाने का फैसला करता है तभी उसको समझाया जाता है प्रिंसिपल के द्वारा कि कहाँ जाओगे, तुमको तो हर जगह यही मिलेगा। यानी उपन्यास के अंत में जो पलायन संगीत है, पलायन में ही आप देखेंगे प्रिंसिपल साहब समझाते हैं कि यहाँ से कहाँ जाओगे, जहाँ भी जाओगे ऐसे ही पाओगे। भाई प्रिंसिपल साहब तो ऊंचे खिलाड़ी हैं। रंगनाथ को रास्ते पर लाने के लिए कहते हैं कि मैं तो तुम्हें अपने घर का सदस्य मानकर रख रहा हूँ, आखिर कहीं ना कहीं नौकरी तो करोगे ही। लेकिन रंगनाथ नहीं मानता है, रंगनाथ को क्रोध आ जाता है। फिर प्रिंसिपल साहब उदास होते हैं, समझाते हैं, कहते हैं रंगनाथ तुम्हारे विचार बहुत ऊंचे हैं, पर कुल मिलाकर यही साबित होता है कि तुम गधे हो। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। ये इसकी संक्षिप्त कहानी है। अब आगे आते हैं उपन्यास के जो पात्र हैं, उपन्यास के पात्रों की चर्चा कर लेते हैं। उपन्यास के पात्र में देखें तो सबसे पहले वैद्य जी हैं, जो छंगामल इंटर कॉलेज के मैनेजर हैं, कोऑपरेटिव यूनियन के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। जो रंगनाथ हैं वैद्य जी के भतीजे हैं, इतिहास में एमए हैं, 5-6 महीने की छुट्टी पर गांव आए हैं
रूपन बाबू वैद्य जी का बेटा है, छात्र नेता है, गयादीन की बेटी से प्यार करता है। बद्री पहलवान है, वो वैद्य जी का बड़ा बेटा है। शनिचर, जिसका अन्य नाम है मंगलदास, यानी जब प्रधान बन जाता है, ग्राम प्रधान बनता है, तो मंगलदास नाम से प्रसिद्ध होता है। वैसे उससे पहले लोग उसे शनिचरवा शनिचरवा कहते हैं। वैद्य जी के यहाँ भांग पीसता है, अंत में ग्राम प्रधान बनता है। मास्टर मोतीराम इंटर कॉलेज में विज्ञान के अध्यापक हैं, गांव में इनका आटा चक्की है। खन्ना मास्टर अध्यापकों के नेता हैं, इतिहास के मास्टर हैं। लंगड़ अस्थायी आम आदमी का प्रतिनिधि है, जो भ्रष्ट व्यवस्था के आगे झुकता है। राधेलाल झूठी गवाही देने में पारंगत है। जोगनाथ स्थानीय गुंडा वैद्य जी का आदमी है। बेला गयादीन की पुत्री है। इसके और रूपन के प्रेम के चर्चे पूरे शिवपालगंज में हैं। इस उपन्यास में आदर्श और यथार्थ के बीच की खींचातान का चित्रण है। इसमें कॉलेज, सहकारी समिति और ग्राम सभा का त्रिकोणात्मक संघर्ष भी दिखाया गया है। इस संघर्ष के केंद्र में वैद्य जी हैं। गोपाल राय ने इस उपन्यास के बारे में कहा है कि रागदरबारी उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के एक कस्बा नुमा गांव शिवपालगंज की कहानी है। उस गांव की जिंदगी का दस्तावेज जो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ग्राम विकास और गरीबी हटाओ के आकर्षक नारों के बावजूद घिसट रही है। अब इसके बाद जो इसमें 35 अध्याय हैं, 35 अध्याय में क्या है? जो 35 अध्याय हैं, उन 35 अध्याय में क्या है, संक्षिप्त में जान लेते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा अक्सर परीक्षाओं में बीच बीच से कथन आते रहते हैं और कथन आपको मिलेगा। तो कौन से महत्वपूर्ण कथन है? पूरा उपन्यास आपको पढ़ने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, इस चीज का ध्यान रखिए। जितने भी हमारे पेड मेंबर्स हैं, ध्यान दें, पूरा उपन्यास आपको नहीं पढ़ना है। मूल उपन्यास अगर आपको पढ़ना है, आपको ज्ञान के लिए पढ़ना है, तो पहली प्राथमिकता अपनी सफलता को दीजिए, अपने लक्ष्य को दीजिए। आप अपने लक्ष्य को पा लीजिए, फिर उसके बाद में ज्ञान के लिए आप बहुत आराम से पढ़ते रहिए, इतना समय आपके पास रहेगा। लेकिन सबसे पहली प्राथमिकता लक्ष्य को दीजिए, तो अपना समय बर्बाद ना करें। जो भी चीज़ें बताई गई हैं, पूरी ईमानदारी, पूरी लगन, निष्ठा के साथ सिर्फ इसी को अगर पढ़ेंगे तो 100% मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि आपको प्रश्न यहीं से मिलेंगे। अलग से कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। बस संक्षिप्त में आप स्टोरी जानिए, जो मैंने आपको समझाया, जो पात्र परिचय दिया, जो प्रकाशन वर्ष दिया, जो उपन्यासकार के बारे में बताया गया, उन पर ध्यान दीजिए। और इस उपन्यास से जो महत्वपूर्ण कथन हैं, उन पर ध्यान दीजिए। तो जो पहला अध्याय है, इस अध्याय में रंगनाथ और शिवपालगंज जाते समय ट्रक ड्राइवर से वार्तालाप है। जो ट्रक ड्राइवर से वार्तालाप है, यहीं पर ट्रक ड्राइवर एक दुकान पर खड़ा है, पटरी की दुकान पर, और वहीं पर दुकानदारिन है, वो भी देखती है रंगनाथ को। लेकिन जब रंगनाथ ट्रक ड्राइवर से पूछते हैं जाने के लिए, ट्रक ड्राइवर मुड़ कर देखता है रंगनाथ की तरफ, तो किस तरीके का वो चित्रण करता है, किस तरीके से कहता है क्या हुलिया था, नौ कंज लोचन कंज मुख, कर कंज पद कंजारूढ़म। अब हो सकता है यह PDF में नहीं है, लेकिन मैं आपको जो बता रहा हूं कि यह कथन किसके लिए आया है, तो रंगनाथ के लिए आया है। इसीलिए मैं कहता हूं कि कॉपी पेन लेकर बैठें, जो भी चीज़ें बताई जाएं उसको आप गौर से सुने, वीडियो रोक कर उससे जरूर लिखें, तभी तो परीक्षा में सारे प्रश्न मिल पाएंगे। सारी चीज़ें PDF में आ पानी संभव नहीं है। तो रंगनाथ के लिए ड्राइवर ने कहा, क्या कहा? क्या हुलिया था, नौ कंज लोचन कंज मुख, कर कंज पद कंजारूणम। तो ये किसके लिए कहा? रंगनाथ के लिए कहा। आगे ट्रक ड्राइवर शिक्षा व्यवस्था पर किस तरीके से व्यंग करता है कि वर्तमान शिक्षा पद्धति रास्ते में पड़ी हुई कुतिया है, जिससे कोई भी लात मार सकता है। जो ट्रक ड्राइवर है, उस ट्रक ड्राइवर का नाम क्या है? अगर आपको पता है अच्छी बात है, नहीं पता है तो ट्रक ड्राइवर का नाम लिख लीजिए। ट्रक ड्राइवर का नाम है बंटा सिंह।
और यह तब पता चलता है जब ट्रक की चेकिंग होती है, साहब आते हैं और साहब का जो चपरासी है, साहब का चपरासी है जिसका नाम है अशफाक। अशफाक और साहब के बीच में, यानी चपरासी और साहब के बीच में बात होती है, छोड़ने के लिए कहते हैं बंटा सिंह को। तो इस तरीके की बात होती है। यहीं पर ड्राइवर का नाम पता चलता है कि ड्राइवर का नाम बंटा सिंह है। तो यहाँ पर दोनों के बीच में वार्तालाप होती है। जो रंगनाथ हैं वह रंगनाथ ट्रक ड्राइवर से कहते हैं कि ड्राइवर साहब, तुम्हारा गियर तो बिल्कुल अपने देश की हुकूमत जैसा है, उसे चाहे जितनी टॉप गियर में डाल दो, 2 गज चलते ही फिसल जाती है और लौटकर अपने खांचे में आ जाती है। यानी रंगनाथ ने ट्रक के गियर की तुलना किसी से की है? तो अपने देश की हुकूमत से की है। इस तरीके का भी प्रश्न परीक्षा में पूछा जा सकता है। यह किस अध्याय में की है? तो पहले अध्याय में। वैसे मुश्किल है, किस अध्याय में ऐसा नहीं पूछा जा सकता है, इतना डीप नहीं पूछेंगे, लेकिन हाँ ये जरूर पूछा जा सकता है कि रंगनाथ ने ट्रक के गियर की तुलना किससे की है? तो अपने देश के हुकूमत से की है। जो दूसरा अध्याय है वो शिवपालगंज थाने का चित्रण किया गया है दूसरे अध्याय में, जहां पर आप देखेंगे कि जो रूपन बाबू हैं, यहां पर रूपन बाबू का भी व्यक्तित्व बताया गया है। शिवपालगंज थाने के चित्रण की अगर बात करें तो थाने के बारे में कब की चर्चा की गई है? तो शेरशाह के समय की चर्चा की गई है। यह भी पूछा जा सकता है किसके समय? तो शेरशाह के समय की, क्योंकि ऐसा दृश्य बताया गया थाने के चित्रण का। कहा जाता है कि अगर इसे आप देखेंगे, चारों तरफ नज़र दौड़ाएंगे, तो आपको लगेगा कि आप किसी इतिहास में खो गए हैं, किसी इतिहास में बैठे हैं। इस थाने में कोई फाउंटेन पेन नहीं है। हमारा भारत इतना तरक्की कर गया है, लेकिन स्वतंत्रता के बाद भी शिवपालगंज का थाना ऐसा है कि यहाँ पर कोई फाउंटेन पेन नहीं है। यहाँ के लिए अभी टेलीफोन इस थाने में नहीं है, यानी ना तो फाउंटेन पेन है, ना तो वहाँ पर टेलीफोन है। यहाँ पर बहुत ही पुराने ज़माने की राइफ़लें हैं। कहा गया है कि ये राइफ़लें लग रहा है कि जैसे गदर के दिनों में इस्तेमाल हुई थी। सिपाहियों के हाथ में बांस का लाठी है, जिसे कभी कहता रहता है नदी नाले पार करने के काम आता है, कुत्ता झपटे तो उसको मारने के काम आता है, कुछ इस तरीके के लिए। यहाँ पर जीप नहीं है। यहाँ के जो सिपाही हैं, जो चौकीदार हैं, वो किससे चलते हैं? घोड़े से चलते हैं, घोड़ा सवारी करते हैं। लग रहा है शेरशाह के ज़माने में जिस तरीके से हुआ करता था उस तरीके का यहाँ लोग करते हैं। तो इस तरीके का थाने का चित्रण किया गया है। वहीं जो रूपन बाबू हैं, रूपन बाबू का व्यक्तित्व भी इसी में बताया गया। रूपन बाबू के बारे में कहा गया है कि उनकी इज्जत थी कि पूंजीवाद के प्रतीक दुकानदार उनके हाथ सामान नहीं बेचते, अर्पित करते थे, और शोषण के प्रतीक इक्के वाले उन्हें शहर तक पहुंचाकर किराया नहीं आशीर्वाद मांगते थे। उनकी नेतागिरी के प्रारंभिक और अंतिम क्षेत्र वहाँ का कॉलेज था, जहाँ उनका इशारा पाकर सैकड़ों विद्यार्थी तिल का ताड़ बना सकते हैं और ज़रूरत पड़े तो उस पर चढ़ भी सकते हैं। तो ये व्यक्तित्व बताया गया रूपन बाबू का दूसरे अध्याय में। तीसरा जो अध्याय है वो आप देखेंगे कि यहाँ पर छंगामल इंटर कॉलेज का चित्रण किया गया। इसकी इमारत, शिक्षक और पढ़ाई, छात्रों की पढ़ाई पर व्यंग किया गया, वहाँ के लोगों पर व्यंग किया गया। अब जितने भी लोग वीडियो लेक्चर देख रहे हैं वो जरूर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करें। एक प्रश्न ये है कि छंगामल इंटर कॉलेज जो है, ये छंगामल थे कौन? छंगामल कौन थे? कितने लोगों को पता है? ज़्यादा नहीं तो यस नो में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि छंगामल कौन थे जिनके नाम पर ये इंटर कॉलेज है। नहीं पता? चलिए मैं बताता हूं, लेकिन यस नो में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। छंगामल कभी जिला बोर्ड के चेयरमैन थे और एक फर्जी प्रस्ताव लिखकर बोर्ड
का जो डाक बंगला था वह डाक बंगला कॉलेज प्रबंधन समिति के नाम कर देते हैं। तभी से इस कॉलेज का नाम छंगामल इंटर कॉलेज पड़ा है। पहले भी ये कॉलेज था, लेकिन पहले केवल इंटर कॉलेज के नाम से ही ऐसे ही जाना जाता था। उसका कोई जिक्र नहीं किया गया कि इससे पूर्व क्या नाम था, लेकिन यह जिक्र किया गया इस उपन्यास में कि जिला बोर्ड के चेयरमैन जो थे उन्होंने एक फर्जी प्रस्ताव लिखकर बोर्ड का डाक बंगला कॉलेज प्रबंधन समिति के नाम कर दिया और तभी से इस कॉलेज का नाम छंगामल पड़ा। तो छंगामल कौन थे? जिला बोर्ड के चेयरमैन। तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। छंगामल जो इंटर कॉलेज है, तो जिस तरीके से कहा गया कि जिला बोर्ड के जो चेयरमैन छंगामल थे, इन्होंने प्रस्ताव लिखकर बोर्ड का डाक बंगला कॉलेज प्रबंधन समिति को दे दिया, ऐसे ही छंगामल इंटर कॉलेज की जितनी भी इमारतें थीं, जो भी मैदान था, वो किसी एक का नहीं, जितने भी भाग थे छंगामल इंटर कॉलेज के सारे के सारे भाग आप देखेंगे सब अलग अलग थे। जैसे विद्यालय के जो छोटे छोटे टुकड़े हैं, जो गांव का सामुदायिक मिलन केंद्र था, वो गांव सभा के नाम पर लिए गए सरकारी पैसे से बनवाया गया था, जिसमें प्रिंसिपल का दफ्तर बना हुआ था। कक्षा 11-12 की पढ़ाई भी होती थी उसमें। अस्तबल जैसी ही जो इमारतें थीं वो किससे बनी थी? अस्तबल जैसी जो इमारतें थीं वो श्रमदान से बनी हुई थी। जो वहाँ पर टीन शेड छाया हुआ था, वो टीन शेड किसी फौजी छावनी के भग्नाशेष का रातों रात हटा करके और वहाँ पर खड़ा कर दिया गया था। वहीं पर बाहर किनारे पर जो जुता हुआ मैदान खेत पड़ा हुआ था, कृषि विभाग की पढ़ाई के काम आता था, काम के लिए वहाँ उसको किया गया था कॉलेज में। उसमें जगह जगह उगी हुई ज्वार थी और उस ज्वार को कौन खाता था? तो प्रिंसिपल की भैंस के काम आती थी वहाँ की ज्वार। देश में इंजीनियरों और डॉक्टरों की कमी है। कारण यह है कि इस देश के निवासी परंपरा से कवि हैं। ये भी व्यंग किया गया कि परंपरा से कवि हैं। वो ये कहते हैं कि भाखड़ा नांगल बांध को देखकर वे कह सकते हैं, आहा, अपना चमत्कार दिखाने के लिए देखो प्रभु ने फिर से भारत भूमि को ही चुना है। तो इस तरीके से आप देखेंगे ये तीसरे अध्याय में पूरा जिक्र किया गया है। अब उसके बाद में चौथे अध्याय की अगर हम बात करें तो इस चौथे अध्याय में जो वैद्य जी का गांव है, उनका रोग के लिए इलाज का विज्ञापन, इसी सब पर व्यंग किया गया है। और रंगनाथ इसी पर बहुत सारी चीज़ें कहते हैं और इसी भ्रष्टाचारी जो तंत्र है, जो गांव का जो व्यवस्था है, उसी पर व्यंग करते हैं, उसी को बदलना चाहते हैं। वैद्य जी के दवाखाने का जो विज्ञापन है उस पर लिखा है, जीवन से निराश नवयुवकों के लिए आशा का संदेश। बहुत सारे लोग इस पर बोलते हैं, कहते हैं, एक दूसरे को सुनाते हैं। बात जब व्यंग की आती है, लेक्चर की आती है, तो आपको पता ही होगा कि जब बात लेक्चर की आती है तो एक जगह व्यंग भी किया गया है। आपने सुना भी होगा कि लेक्चर का मजा तो तब है जब सुनने वाला भी समझे कि यह बकवास कर रहा है और बोलने वाला भी समझे कि मैं बकवास कर रहा हूं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है, ध्यान रखिएगा। अगर कॉपी पेन है तो लिख लीजिए। अगर परीक्षा में आया तो फिर यह ना कहिएगा सर आपने बताया नहीं था। कि लेक्चर का मजा तो तब है जब सुनने वाला भी समझे कि यह बकवास कर रहा है और बोलने वाला भी समझे कि मैं बकवास कर रहा हूं। ऐसे कथन देकर पूछा जा सकता है कि किस उपन्यास का है। लिख लिया आप लोगों ने? लेक्चर का मजा तो तब है जब सुनने वाला भी समझे कि यह बकवास कर रहा है और बोलने वाला भी समझे कि मैं बकवास कर रहा हूं। उसके बाद फिर आगे आप देखें, 5वें अध्याय में वैद्य जी का बैठका है। दीवानी अदालतों पर व्यंग किया गया। लंगड़ का मुकदमा आदि पर व्यंग है। लंगड़ कौन है अभी मैंने आप लोगों को बताया। भाई लंगड़ जो है वो आम आदमी है।
अस्थायी आम आदमी का प्रतिनिधि है, जो भ्रष्ट व्यवस्था के आगे झुकता है। और ये जो लंगड़ है, ये लंगड़ कबीरपंथी है, गले में तुलसी की कंठी है, दढ़ियल उसका चेहरा है, दुबला पतला देह है, मिर्जई पहने हुए है, और यह वैद्य जी के बैठक में आता है। सनीचर जहाँ पर भांग पीस रहा होता है, भांग का गिलास इसकी ओर भी बढ़ाता है, लंगड़ की ओर, और लंगड़ मना कर देता है। तभी कॉलेज जाने के लिए रूपन बाबू आते हैं, घर से निकलते हैं। उनके हाथ में एक मोटी पुस्तक है, उस पुस्तक का क्या नाम है ये पूछा जा सकता है, तो जेबी जासूस। और रूपन बाबू कॉलेज के लिए जाते हैं, लेकिन क्या व्यंग्य किया गया है, अगर आप पढ़ेंगे आपको भी लगेगा। मतलब उनका दृश्य देखिए, कॉलेज जाने के लिए जब घर से निकलते हैं, कंधे पर धोती जो पहने हुए हैं, वो धोती का एक छोर कंधे पर पड़ा हुआ है, और धोती के ऊपर क्या पहने हैं, बूशर्ट, जिसको आप शर्ट कहते हैं, और वो गंदी है, फिर भी कीमती होने के कारण पहन रहे हैं। और ऐसे नहीं जा रहे हैं पढ़ने के लिए, इस समय वो पान खाए हुए हैं, बालों को संवारे हुए हैं, हाथ में मोटी सी किताब लिए हुए। जो किताब कौन सी, वो मैंने बताया आपको, जेबी जासूस। जेब में दो दो फाउंटेन पेन लगा हुआ है, लाल और नीला। भाई पहले लाल और नीला दो ही लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते थे, अभी भी कॉपियाँ चेक करने के लिए आप देखेंगे कि रेड पेन का इस्तेमाल करते हैं लोग। तो लाल और नीला था, जबकि वो छात्र नेता के रूप में थे, कोई शिक्षक नहीं थे। तो उनके जेब में दो फाउंटेन पेन है, लेकिन स्याही किसी में नहीं है, दोनों बिना स्याही के हैं, कलाई में घड़ी लगाए हुए है। तो ये सब दृश्य है। अगला आप देखें, अध्याय जो 6 है, अध्याय 6 में रिक्शा वाला है, और बद्री पहलवान उस रिक्शे पर बैठे हुए हैं। बद्री पहलवान और रिक्शा वाले के बीच वार्तालाप होती है, वहाँ के फसलों के बारे में बात होती है। दोनों लोग आपस में बातें करते हुए जा रहे हैं, लेकिन रिक्शा वाला कोई बहुत ज़्यादा उत्सुकता नहीं दिखाता है, कोई बहुत ज़्यादा दिलचस्पी बद्री पहलवान की बातों पर नहीं दिखाता है। तभी बगल से एक रिक्शा वाला वह गुजरता है। तो ये रिक्शा वाला जो बद्री पहलवान को बैठाले हुए है, वो कहता है कि बाएं हट जाओ। और बाएं हटने के बाद जब उससे आगे निकलता है, पूछता है क्यों, गोंडा का रहने वाला है या बहराइच का। तो दूसरा रिक्शा वाला कहता है गोंडा में रहते हैं भैया। इस पर जो रिक्शा वाला सीट पर उचक उचक कर रफ्तार बढ़ाने लगता है और कहने लगता है कि ये गोंडा, बहराइच और इधर उधर के रिक्शा वाले आकर यहाँ का चलन बिगाड़ते हैं, दाएं बाएं की तमीज़ नहीं। इनसे ज़्यादा समझदार तो भूसा गाड़ियों के बैल होते हैं, बिल्कुल हुस। अंग्रेजी बाज़ारों में बिरहा गाते निकलते हैं। मोची तक को रिक्शे पर बैठाए उसे हुजूर सरकार कहते हैं। कोई पूछ दे कि माल एवेन्यू का फ्रैम्पटन स्क्वायर चलो तो दांत निकाल देते हैं, इनके बाप ने भी इन जगहों का नाम सुना हो तो इस तरीके का रिक्शा वाला व्यंग्य करता है भाषा पर। और फिर रिक्शा वाला आगे फिर बहुत ही हिकारत के साथ कहता है कि चमड़ी चली जाए पर दमड़ी न जाए, बड़े मक्खी चूस होते हैं। पारसालू में एक साला रिक्शा चलाते चलाते सड़क पर ही टे बोल गया, देह पर बनियान ना थी पर टेट में 22 रुपये निकले। तो इस तरीके का कुछ जिक्र किया गया है अध्याय 6 में। बहुत ज़्यादा यहाँ पर नहीं लेकर चलेंगे आप लोगों को, बहुत संक्षिप्त में लेकर चल रहे हैं। और फिर इसके बाद अध्याय 7 में आते हैं रंगनाथ और शिवपालगंज। 7 में आपको देखने को मिलेगा सनीचर ने यहाँ पर दूरबीन सिंह के विषय में अपना संस्मरण सुनाता है। अध्याय 7 में सनीचर कहता है कि भैया लठैती का काम कोई असेंबली का काम तो है नहीं। असेंबली में जितने ही बूढ़े होते जाओ, जितनी ही अकल सठियाती है, उतनी ही तरक्की होती है। यह कथन किसका है? सनीचर का है। 8वें अध्याय में शिवपालगंज के दरोगा जी का चित्रण है, डाका जो पड़ता है उसका चित्रण है, वहाँ की भाषा आदि पर व्यंग्य किया गया है अध्याय 8 में।
क्योंकि अध्याय 8 में जो भाषा पर व्यंग्य की बात की गई है, वहां देखेंगे कि प्रत्येक भारतीय जो अपना घर छोड़कर बाहर निकलता है भाषा के मामले में पत्थर हो जाता है। यह भी कथन बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसे ही अध्याय 9 में आप देखेंगे कि कोऑपरेटिव यूनियन और उसके गबन, वैद्य जी, रंगनाथ आदि इन लोगों की बात हुई है। अध्याय 10 में छंगामल इंटर कॉलेज का उद्देश्य, वहाँ की जनता, इन सब की बात की गई है। यानी छंगामल इंटर कॉलेज के जो उद्देश्य की अगर बात करें तो आप देखेंगे कि छंगामल विद्यालय या इंटर कॉलेज की स्थापना देश के नौ नागरिकों को महान आदर्शों की ओर प्रेरित करने और उसे उन लोगों को उत्तम शिक्षा देकर राष्ट्र का उत्थान करने के लिए हुआ था। कॉलेज का चमकीले नारंगी कागज पर छपा हुआ था संविधान एवं नियमावली। तो ये सारी चीजें, इसका उद्देश्य क्या था, ये सारी चीजें यहां पर बताई गई हैं। रंगनाथ के व्यक्तित्व के बारे में अध्याय 11 में आपको मिलेगा। 12 में गयादीन का व्यक्तित्व और उसकी पुत्री वेला, रुपन बाबू का बेला से प्रेम को दर्शाया गया है। 13 में शिवपालगंज और वहां के प्रधान सनीचर आदि का कार्य दिखाया गया है। 14 में कार्तिक पूर्णिमा के मेले का जिक्र किया गया है। 15 में जोगनाथ मंदिर, सनीचर और छोटे पहलवान रंगनाथ के व्यक्तित्व, नास्तिकता, इन सब का चित्रण आप देखेंगे तो अध्याय 15 में किया गया है। ऐसे अध्याय 15 में ही जब नास्तिकता की बात आती है तो छोटे पहलवान ने कहा है, छोटे पहलवान का ये कथन जरूर ध्यान दें कि हमें दर्शन वर्शन नहीं करना है, यहाँ तो बस लाल लंगोटे वाले की गुलामी करते हैं और जितने देवी देवता हैं उनको भूसा समझते हैं। तो ये कथन यहाँ पर कहा गया है, इस कथन को आप जरूर ध्यान रखें। इस कथन को ध्यान रखें। फिर अध्याय यहाँ पर 16 आप देखें, जहाँ पर न्याय पंचायत भीमखेड़ा का दृश्य है। अध्याय 17 में आप देखेंगे वैद्य जी और इंटर कॉलेज की बैठक का जिक्र किया गया है। अध्याय 18 में कालिका प्रसाद और इंटर कॉलेज की बात की गई है। 19 में छंगामल इंटर कॉलेज और उस समय होने वाली परीक्षा। 7 में गांव सभा का चुनाव, इसका जिक्र किया गया है। 19 में कोई महत्वपूर्ण कथन नहीं है, लेकिन एक कथन अध्याय 19 में जरूर है। अध्याय 19 में एक कथन है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है 19 में, और यहाँ ये इतना महत्वपूर्ण है जहाँ पर आप देखेंगे कि वैद्य जी कहते हैं सूर्य दिशा के अधीन होकर नहीं उगता, वह जिधर ही उदित होता है वहीं पूर्व दिशा हो जाती है। आखिर में वैद्य जी ने ऐसा क्यों कहा? वैद्य जी ने इसलिए कहा कि जिला विद्यालय निरीक्षक, चूँकि परीक्षा होने वाली है छंगामल इंटर कॉलेज में, जिला विद्यालय निरीक्षक जाते हैं और जिला विद्यालय निरीक्षक उससे पहले हनुमान जी के मंदिर में जाते हैं। हनुमान जी के मंदिर में जो दृश्य देखा है वैद्य जी ने जिला विद्यालय निरीक्षक का, उसी पर उन्होंने कहा है कि जिला विद्यालय निरीक्षक का धर्म देखकर मैं तो दंग रह गया। गत मंगलवार शहर गया था तो देखा कि एक व्यक्ति हनुमान जी के मंदिर में पृथ्वी पर साष्टांग लेट रहा है और उसके उठते ही मैं अवाक रह गया कि ये हमारे विद्यालय निरीक्षक जी थे। और फिर उन्होंने कहा कि इसी तरीके से एक पुराने श्लोक में भूगोल की एक बात समझाई गई है कि सूर्य दिशा के अधीन होकर नहीं उगता, वो जिधर ही उदित होता है वहीं पूर्व दिशा हो जाती है। उसी तरह उत्तम कोटि का सरकारी आदमी कार्य के अधीन दौरा नहीं करता, वो जिधर निकल जाता है उधर ही उसका दौरा हो जाता है। यानी जिला विद्यालय निरीक्षक के बारे में यह कथन कहा गया है। किसके लिए कहा गया है? तो जिला विद्यालय निरीक्षक के बारे में कौन कहता है? वैद्य जी कहते हैं। अध्याय 20 में देखें, जहां पर बद्री पहलवान और रंगनाथ के बीच वार्तालाप है। जब बद्री पहलवान पड़ोस के जिले के एक नौजवान की जमानत लेने गया था, उसी पर कहा जाता है, रंगनाथ कहते हैं भाई जमानत लेने क्यों गए थे? जब वो बदमाश है तो उसका गुंडा है, क्यों लेने गए थे? इस पर वो कहता नहीं है तो वो अपना ही आदमी,
कहते हैं गुंडा कौन नहीं है रंगनाथ बाबू, गुंडे के सिर पर सींग थोड़े ही निकलती है। बद्री पहलवान ने धीरे से कहा, भाई बद्री पहलवान ने धीरे से कहा, भाई गुंडा कौन नहीं है रंगनाथ बाबू, गुंडे के सिर पर सींग थोड़े ही निकलती है। तो इस तरीके से आप देखेंगे यहाँ पर ये पूरा जिक्र किया गया है। 21 में देखेंगे जोगनाथ की गिरफ्तारी और वैद्य जी के व्यक्तित्व पर धब्बा लगता है, वैद्य जी की किरकिरी हो जाती है, क्योंकि जोगनाथ किसका आदमी है, वैद्य जी का आदमी है, और इसको पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। अध्याय 22 में शिवपालगंज और शहर की तुलना की गई। शिवपालगंज की जो भी व्यवस्थाएं हैं उन व्यवस्थाओं और शहर की व्यवस्थाओं में तुलना किया गया है। 22 में कहते हैं शहर में चाय घर, कमेटी रूम, पुस्तकालय, विधानसभा की जो उपयोगिता है वही देहात के सड़क के किनारे बनी हुई पुलिया की है, जहाँ लोग बैठते हैं, गप लड़ाते हैं। तो इस तरीके से यहाँ की जो हालात हैं उन हालात को दिखाया गया है, चर्चा की गई है शहर और देहात से। अध्याय 23 में रंगनाथ और प्रिंसिपल साहब का वार्तालाप है। 24 में गांव की स्थिति और चुनाव का दृश्य है। 25 में रूपन बाबू का प्रेम पत्र और लोगों की राय है। रूपन बाबू का जो प्रेम पत्र यानी किसके प्रति, बेला के प्रति। किससे प्रेम करते हैं, बेला से। बेला किसकी पुत्री है, गयादीन की पुत्री है। ये सारी चीजें जो आपको बताई जा रही हैं इन पर जरूर ध्यान दें, क्योंकि बहुत जगह आपको व्यंग देखने को मिलेगा। रेलवे पर भी व्यंग आपको देखने को मिलेगा। रेलवे पर अगर व्यंग आपको नहीं पता है तो आप गौर से सुने, ध्यान से सुने, इसको लिख लें कहीं पर कि आज रेलवे ने उसे धोखा दिया था। आज रेलवे ने उसे धोखा दिया था। स्थानीय पैसेंजर ट्रेन को रोज की तरह 2 घंटा लेट समझकर वो घर से चला, लेकिन ट्रेन आज केवल सिर्फ 1.5 घंटा लेट होकर चल दी थी। तो रेलवे पर भी व्यंग किया गया है। जहां तक रूपन बाबू के प्रेम पत्र की है, प्रेम पत्र की है, तो यहां पर प्यार शब्द पर भी कहा गया है। प्यार शब्द पर भी कहा गया है कि प्यार शब्द कविता की साजिश से शब्द कोशों में स्थान पा सका है। प्यार शब्द कविता की साजिश से शब्द कोशों में स्थान पा सका है। कहीं लिखना चाहें तो लिख लीजिए कि प्यार शब्द कविता की साजिश से शब्द कोशों में स्थान पा सका है। यह कथन किस उपन्यास का है, ऐसे पूछा जा सकता है। जब रूपन बाबू के प्रेम पत्र की बात होती है, लोगों की राय की बात होती है, तो यहीं पर एक और व्यंग आपको बता दें, एक और कथन बता दें। आकाश का रंग कैसा होता है, नीला होता है, और इस आकाश के नीले रंग को फरेब कहा गया है। किस उपन्यास में, इसी उपन्यास राग दरबारी में, कि आकाश का कोई रंग नहीं होता, नीलापन उसका फरेब है। लिख लीजिए, आकाश का कोई रंग नहीं होता, नीलापन उसका फरेब है। किसका कथन है, चलिए बताइए। एक प्रश्न तो आप लोगों के लिए जरूर छोड़ेंगे, इसी प्रश्न का उत्तर आपको बताना है कि किसका कथन है कि आकाश का कोई रंग नहीं होता, नीलापन उसका फरेब है। देखते हैं कितने लोगों के कमेंट आते हैं। जो लोग इस वीडियो को यहाँ तक 40-45 मिनट तक देखे होंगे वही कमेंट करेंगे और समझेंगे कि वही लोग बहुत ईमानदारी से पढ़ रहे हैं और अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरीके से समर्पित हैं। अध्याय 26 में प्रिंसिपल साहब का व्यक्तित्व है। 27 में रंगनाथ और दार्शनिक सोच। 28 में रूपन बाबू और प्रेम का चित्रांकन। रूपन बाबू, वैद्य जी और प्रिंसिपल का वार्तालाप 29 में। 30 में शिवपालगंज के खेल का जो मैदान है उसका और भीखम खेड़ा की पंचायत, इसका जिक्र किया गया है 30 में। 31 में वैद्य जी और कोऑपरेटिव यूनियन। 32 में वैद्य जी और गयादीन की समस्या का चित्रण। 33 में सरकारी योजनाएं और रूपन बाबू। 34 में खन्ना मास्टर और व्यक्तित्व। 35 में शिवपालगंज का दृश्य और ब्रिटिश हुकूमत से तुलना। तो इस तरीके से 35 अध्याय। अंतिम में जो पलायन संगीत दिया गया है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। पलायन संगीत, पलायन संगीत में कहा गया है, वैसे पलायन संगीत जो है वो रंगनाथ के लिए है, जहां पर रंगनाथ और प्रिंसिपल का वार्तालाप होता है, लेकिन मदारी के कारण वार्तालाप बाधित होता है।
मदारी पहुंचता है, आवाज़ लगाता है, डुगडुगी बजाता है, उसके कारण इन दोनों के बीच में वार्तालाप बाधित होता है। पलायन, किसके पलायन की बात हो रही है? रंगनाथ के पलायन की बात हो रही है। और यहाँ पर कहा गया कि तुम मझोली हैसियत के मनुष्य हो और मनुष्यता के कीचड़ में फंस गए हो। तुम्हारे चारों ओर कीचड़ ही कीचड़ है। कीचड़ की चापलूसी मत करो, इस मुगालते में न रहो कि कीचड़ से कमल पैदा होता है। कीचड़ में कीचड़ ही पनपता है, वही फैलता है, वही उछलता है। तो यह कहा गया है। इतना ही नहीं, इसी पलायन संगीत में आपको देखने को मिलेगा कहा गया है, भागो भागो भागो, यथार्थ तुम्हारा पीछा कर रहा है। लिख लीजिए, लिख लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। भागो भागो भागो, यथार्थ तुम्हारा पीछा कर रहा है। यथार्थ तुम्हारा पीछा कर रहा है। यथार्थ तुम्हारा पीछा कर रहा है। लिख लिया आपने? और इसी में प्रिंसिपल साहब समझाते हैं जो मैंने अभी आपको बताया था। प्रिंसिपल साहब का जो ये कथन है कि बाबू रंगनाथ, तुम्हारे विचार बहुत ऊंचे हैं, पर कुल मिलाकर उससे यही साबित होता है कि तुम गधे हो। तो यह कथन भी आप देखेंगे तो पलायन संगीत का है। दूसरा जो उपन्यास है, जो दूसरा लेक्चर है, वो वयम रक्षाम का है। ये 2:30 बजे का जो लेक्चर है ये आप लोगों ने देखा। अब इसके बाद हम लोग मिलेंगे रात में 9 बजे लाइव कक्षा में। बाकी अगर आप जुड़ना चाहते हैं, आप पेड बैच ज्वाइन करना चाहते हैं हमारे यहाँ, तो हमारे इस नंबर पर फ़ोन करके, व्हाट्सएप करके फ़ीस और सारी जानकारी ले सकते हैं। 11 अक्टूबर से UPHESC और UGC नेट का नया बैच कहानी विधा से आपको मिलेगा, जिसके लिए एडमिशन आज से ही जारी है। लगातार लोग एडमिशन ले रहे हैं। जो भी हमारे नए मेंबर्स हैं जिनका कल परसों और आज एडमिशन हुआ, वो फिर से ध्यान दें, मूल उपन्यास पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। कुसुम, ध्यान रखिएगा, कुसुम, अक्रम, सुलोचना, मोहिनी, महेंद्र, रागिनी, विनीता, रक्षा राय, घनश्याम, संजीव, ऋतु, प्रियंवदा, जिनका एडमिशन अभी कल हुआ है, आज हुआ है और परसों शाम को हुआ है, वो लोग ज़रूर ध्यान दें। बाकी हम लोग फिर मिलेंगे इन्हीं दोनों उपन्यासों पर रात में लाइव कक्षा में महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी के साथ।